हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा है पीएमएफआई से इवोल्यूशन ऑफ बायोस्फीयर, उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं पेलियोजोइक एरा को। लास्ट चीज़ अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो वो ये थी कि ये जो फेनिरोजोइक ईओन था, इसको हम लोग 3 एरा में डिवाइड करते हैं। एक पेलियोजोइक, दूसरा मीजोजोइक, लेकिन यहाँ पर न्यूजोइक नहीं होता है हिस्ट्री की तरह, यहाँ पर होता है सेनोजोइक। ठीक है, हम पहले एरा की बात करते हैं, पेलियोजोइक एरा की। पेलियोजोइक एरा के अंदर, अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो इसकी स्पेलिंग है, आप इसको PALEO करके भी लिख सकते हो, और जैसा कि हम हिस्ट्री में लिखते हैं पेलियो की PALEO करके भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पेलियोजोइक एरा 6 पीरियड में डिवाइडेड है, यानी कि अगर मैं ब्रॉडर कैटेगरी पे आपको लेकर जाऊं तो सबसे पहले आता है ईओन, और ईओन का नाम है फेनिरोजोइक। इसके नीचे आता है एरा। एरा जो हम पढ़ रहे हैं फेनिरोजोइक का 3 होते हैं, हम पहला पढ़ रहे हैं पेलियोजोइक। इसके नीचे इसके नीचे आते हैं इसके पीरियड्स। पेलियोजोइक के होते हैं 6 पीरियड्स। ये क्लासिफिकेशन है इसकी। ठीक है, तो हम पेलियोजोइक एरा की तरफ आ रहे हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ द फेनिरोजोइक ईओन, और इसके अंदर 6 पीरियड्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके नाम है नंबर 1 कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन सुपर ईओन को तो आप समझ ही गए, हेडियन, आर्कियन। ठीक है, अब हम लोग उस इवेंट की तरफ आएंगे जहां पर एकदम से विस्फोट हुआ था वर्टिब्रेट ओशनिक स्पीशीज का, है ना। सबसे पहले ओशनिक आई, फिर धीरे धीरे करते करते वो टेरेस्ट्रियल लैंड पे बढ़ी। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कर चुके हैं। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस एंड पर्मियन। तो सबसे पहले बढ़ते हम लोग कैम्ब्रियन पीरियड की तरफ। जैसा कि आपको पता है, जो हम ईओन पढ़ते हैं, अगर मैं यहां पर आपको लेकर आऊं, हम ये जो ईओन पढ़ते हैं ये 4 होते हैं, हेडियन, आर्कियन और प्रोटीरोजोइक। इन 3 को मिलाकर 1 + 2 + 3 हमारे पास आता है प्री कैम्ब्रियन सुपर ईओन। ये फेनिरोजोइक अलग था बिकॉज प्री कैम्ब्रियन सुपर ईओन तक, यानी कि हेडियन तक, आर्कियन तक, प्रोटीरोजोइक तक जो ज़माना चल रहा था, वहाँ पर आपको माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज ही देखने को मिलती थी इन द फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। कुछ कुछ जो स्पीशीज आई भी वो भी माइक्रोस्कोपिक नेचर की थी, छोटे छोटे बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक नेचर के कुछ स्पीशीज। फेनिरोजोइक में आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं जिनको आप नेकेड आई से देख सकते हो, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और उनका साइज बड़ा था, और वो उनका एकदम से विस्फोट हुआ और रीढ़ की हड्डी वाले जानवर आना शुरू हो गए इस जमाने में। ठीक है, वापस आओ। तो वो था इवेंट जिसको हम लोग कहते हैं कैम्ब्रियन पीरियड, विच इज एसोसिएटेड विद फेनिरोजोइक। ठीक है, और हमने जब लास्ट चीज पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, हमने ये पढ़ा था फेनिरोजोइक ईओन में, इसकी खास बात ये थी कि इतने ज़्यादा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का विस्फोट हुआ यहाँ पर कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, और वो ऑर्गेनिजम्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, उनकी फॉसिल्स हमें मिलती हैं, और उस विस्फोटक इवेंट को हम लोग कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ये कोई वॉल्केनिक इवेंट नहीं था, ये कोई आग का विस्फोट या बम का धमाका नहीं था, स्पीशीज का एकदम से आ जाना, वर्टिब्रेट्स का एकदम से आ जाना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एकदम से आ जाना। तो कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर अगर हम उसके टाइम स्पेन को देखें, आप अगर गौर से निगाह मारो, फेनिरोजोइक हमने पढ़ा था, ये 541 मिलियन ईयर्स अगो पहले शुरू होता है। अब इसी के हम लोग कुछ जो है वो एरा पढ़ने जा रहे हैं, पेलियोजोइक, और उसके अंदर पहला पीरियड। तो ये 541 तक की कहानी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी, ये 541। अब 541 से 485 मिलियन ईयर्स अगो पहले इसका टाइम स्पेन होता है। कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर आपको एकदम से एक रैपिड एक्सपेंशन देखने को मिलती है कि स्पीशीज जितने थे वो इवॉल्व कर गए, और इस इवोल्यूशनरी नेचर को, इस इवेंट को हम लोग कहते हैं
कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, जो कि मेन पहचान है फेनीरोजोइक ईयन की। और अगर कोई हमसे पूछे फेनीरोजोइक ईयन में जो पहला पीरियड 3 पीरियड होते हैं, उनमें से कौन से पीरियड में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इमर्ज हुए, तो पेलियोजोइक उसका आंसर है। पेलियोजोइक के कौन से पीरियड में इमर्ज हुए, कैम्ब्रियन में, ऑर्डोविशियन में, सिल्यूरियन में, डेवोनियन में, कार्बोनिफेरस में या पर्मियन में, तो उसका आंसर है कैम्ब्रियन में। इसी का नाम होता है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बर्थ की दिशा में इतना बड़ा एक प्रकार से विस्फोट था, यानी कि भारी भरकम मात्रा के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इमर्ज हो रहे थे, ड्यूरिंग विच द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ क्रिएचर्स इन्वॉल्व इन अ सिंगल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। सबसे ज़्यादा स्पीशीज, क्रिएचर, फ्लोरा, फोना अगर इमर्ज हुए किसी पीरियड में एक साथ, सबसे ज़्यादा संख्या में, सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो वो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के टाइम पर हुए हैं, कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम पर हुए हैं। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ क्रीचर्स हमें देखने को मिलते हैं आज तक, जब से पृथ्वी का इतिहास जितना हम जानते हैं, इन अ सिंगल पीरियड, और वो पीरियड था कैम्ब्रियन पीरियड। यहां पर कुछ प्लांट्स इमर्ज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरा फौना की। फ्लोरा की बात करें, प्लांट्स यहां पर इमर्ज होते हैं लाइक एल्गे, ये वॉल्व होते हैं। मैं आपको एल्गे के बारे में कुछ फैक्ट्स देना चाहता हूं। नंबर 1, एल्गे जो होते हैं ये यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेलिस है, यस, ठीक है। यानी कि दे आर न्यूक्लियस बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। प्रीडोमिनेंटली अपने स्वभाव से ज़्यादातर दे आर एक्वेटिक इन नेचर, यानी कि गीली जगह पर मिलेंगे, पानी वाली जगह में मिलेंगे, ठीक है। खाना बनाते हैं अपना थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इनके पास क्या क्या नहीं होता, दे लैक, प्लांट्स तो हैं लेकिन फिर भी प्लांट से इनको क्या चीज़ अलग बनाती है, ऑर्गेनिज्म से, सॉरी ये, लेकिन इनको क्या चीज़ प्लांट से अलग बनाती है, दे लैक ट्रू रूट्स। पानी में मिलते हैं फिर भी हम इनको प्लांट्स प्रॉपर नहीं बोल सकते, बिकॉज दे लैक ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू फॉर्म में जो पत्तियां होती हैं वो, मतलब ट्रू का मतलब ये कि जैसा हमें देखने की आदत है। और दे ऑल्सो लैक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे लैक स्पेशलाइज्ड फॉर्म के मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लाइक दैट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ना, करते हैं प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें नहीं होता। और इनका किंगडम का नाम है, एल्गी का किंगडम होता है प्रोटिस्टा।
ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलता हूं मैं आपको। इनके यूजेस क्या क्या है, आगे ये सब काम आएगा, मैं इसलिए पहले से ही बता के चल रहा हूँ आपको। मैं हमेशा एडवांस में लेकर चलता हूँ आपको, जो आने वाले चैप्टर से पेजेस के अंदर डिस्कशन होने वाली होती है, ताकि आप पहले से ही रेडी रहो उसके लिए। यूजेस, एलगे कहाँ का यूज होता है आम जिंदगी में? फूड कलरिंग में। उसके बाद रनिंग शूज बनाने हैं, उसमें जूतों में। ये तो कोई छोटी मोटी बात है इसकी, आप कहते हैं ना श्रेया ओल्ड इज गोल्ड, और किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, ये तो छोटी मोटी बातें हो रही थी। एलगे इज ऑल्सो यूज्ड इन स्पेस मिशंस। एस जेट फ्यूल्स। नॉर्मल फ्यूल से क्या होता है, जेट फ्यूल तो चलो ठीक है, लेकिन मैं नॉर्मल फ्यूल पे आ जाऊं, पृथ्वी पे मिलने वाले ये पेट्रोल डीजल वगैरह, इनसे क्या होता है? कार्बन एमिशन होता है। हम कहीं से भी इनको बायो कह सकते हैं? नहीं, कार्बन फ्यूल्स है ना, वो बायोफ्यूल नहीं है। लेकिन एलगे कैन बी यूज फॉर मेकिंग बायोफ्यूल्स। कैसे? आप एलगे को एलगी की ब्लेंडिंग कर दो विद गैसोलीन। उसके बाद आपके पास दो प्रकार की चीजें आ सकती हैं। आप इससे बायोडीजल बना लो, या फिर बायोजेट फ्यूल बना लो। लास्ट थिंग, लास्ट यूज, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन मैं आपको मेजर बता रहा हूँ जो कि आप मतलब फूड कलरिंग से लेकर स्पेस मिशन तक यूज हो रहे हैं भाई, बायोफ्यूल बनाने के लिए यूज हो रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सुगंधा, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम्हें क्या नहीं खाना है वरना प्रीलिम्स नहीं निकलेगा? नॉन वेज। और नॉन वेज के साथ साथ क्या नहीं खाना है? अंडे भी नहीं खाने हैं ना। चलो एक विंडो देता हूँ मैं तुम्हें, दुख होने वाली बात नहीं है, मोटी खुश हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कसम लगे इसकी, अब तुम्हें खाने पड़ेंगे, ठीक है। एलगे यूज होते हैं फॉर मेकिंग वेगन एग्स। और इसको मैं भी खाने का सोच रहा हूँ, बिकॉज हाँ, इसका नाम होता है, दे आर प्लांट बेस्ड एग्स। एलगे के साथ प्रोसेसिंग करते हुए बनाए जाते हैं। अभी बताता हूँ कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। और ये वेगन एग्स के ऊपर क्वेश्चन पेंडिंग है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ सकता है। रवि पी अग्रहरि की बुक में भी श्रेय हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन दूंगा ये पूरी टॉपिक से आपको रूबरू कर देगा। वेगन एग्स आर प्लांट बेस्ड एग्स जिनकी प्रोसेसिंग होती है, which are processed by मिक्सिंग। अब आप इसके अंदर क्या क्या मिक्स करते हो देखो ध्यान से। मूंग की दाल के एक्सट्रैक्ट, सोयाबीन की दाल के एक्सट्रैक्ट, लेग्यूम, कुछ मटर के दाने, कुछ चिकपी, ये वही है ना छोले छोले भटूरे वाले श्रेया, इसी को कहते हैं ना, चिकपी, एंड दूसरे प्लांट सोर्सेज, और कभी कभार हल्की सी टर्मरिक भी, हल्दी भी।
ताकि येलो इफेक्ट हल्का सा आ सके, अंडे जैसा, ठीक है, येलो कलरिंग आ सके, ठीक है। वीगन एग्स के बारे में एक खास बात ये बताना चाहूंगा, दे आर बेटर ऑल्टरनेटिव टू रेगुलर एग्स। क्यों? बिकॉज इनका एक नाम होता है, दे आर, ध्यान से सुनना, बहुत कम जगह मिलेगा आपको ये टर्म, दे आर क्रुएल्टी फ्री एग्स। इन अंडों की उत्पादन के लिए किसी को भी कष्ट नहीं दिया गया पृथ्वी पर। दैट इज नो एनिमल्स पर हार्म इन देयर प्रोडक्शन। कोई बात नहीं, फिर भी पाप से तो बच रहे हो ना। जो 10 रुपए का अंडा है वो पाप देख रहे हैं कितना बड़ा दे रहा है, वो 6-6 साल रोक दे रहा है लोगों के प्रिम्स के। वीगन एग्स देखो, इसकी एक ब्रांड पे चलते हैं। ये है वीगन एग की एक ब्रांड, वेजिटेरियन अंडा, प्लांट प्रोटीन पाउडर, ग्रेट फॉर भुर्जी, रोल्स, फ्राइड राइस एंड मोर। एक सेकेंड रुक जाओ, मतलब खाने पीने का नाम आया नहीं सर, रुक जाओ एक मिनट। और जो योक नहीं होता, इसको बेसिकली जो बॉटल्स में भी ऐसे स्टोर करके रखा जा सकता है, जो योक वाला लिक्विड फॉर्म का, मतलब इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। और बनेगा सेम पूरा प्रॉपर ऐसे ही आपका। इसको आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। These are vegan eggs। हाँ बताओ सुगंध, अब क्या कह रहे थे आप? तो कॉस्टली तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? तो ज़रूरी है कि खाना ही खाना है तुम्हें। मुर्गा खा रही थी अभी तक, वो कॉस्टली नहीं था? और जो प्लिम्स रुक जाता है 1 साल का, वो कॉस्टली नहीं पड़ता? ठीक है, तो ये कुछ मेरे को आपको बातें बतानी थी एल्गी के बारे में, जो कि काफ़ी यूनिक बातें थी। आगे बात करते हैं। तो प्लांट्स लाइक एल्गे इवॉल्व एंड आर्थ्रोपोड्स डोमिनेटेड द फॉना। इसके बारे में तो पता है ना सब कुछ, आर्थ्रोपोड्स के बारे में। इंटरनल स्पाइन नहीं होती, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, हार्ड आउटर स्किन होती है, लेग्स होते हैं विद बोन्स जॉइंट टुगेदर, जॉइंट लिम्स होती हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है, हार्ड कवरिंग होती है लाइक अ शेल, जो कि चिटिन से बनी होती है। अगर इनको ग्रोथ चाहिए तो चिटिन अपना शेड करना पड़ेगा। और इसके 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं, इंसेक्ट्स, माइरापोड्स लाइक सेंटीपीड्स, एरेक्निड्स, स्पाइडर्स, माइट्स और स्कॉर्पियंस, और क्रूस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स एंड क्रैब्स। ठीक है, याद आ गया? लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा था इसको, जो आपके मुँह जुबानी आपको लर्न होना चाहिए पूरा पूरा। ठीक है, उसके बाद सारे के सारे ऑलमोस्ट जितने भी मरीन फाइला होते हैं वो इस पीरियड में इवॉल्व हुए। अब मैं आपको सबसे पहले एक मतलब बताता हूँ फाइला का। फाइला एक्चुअली ना प्लूरल वर्ड होता है। इसका जो नॉर्मल आप जो पढ़ते रहते हो किताबों में, वो आप पढ़ते हो साइंस की बुक में, फाइलम। फाइलम कह लो, फाइला कह लो, कोई फर्क नहीं पैदा। तो ये बेसिकली क्या होता है, अब मैं आपको एक और बहुत बेसिक तरीके से एक साइंस के टॉपिक से रूबरू करवाता हूँ मैं आपको। ये ना एक प्राइमरी ग्रुपिंग होती है एनिमल्स की।
ये एक प्राइमरी ग्रुपिंग होती है एनिमल्स की। और ये ग्रुपिंग किसके बेसिस पर होती है? ऐसे एनिमल्स दैट आर थॉट टू बी इवोल्यूशनरी रिलेटेड, तो उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है कि जो जिनका इवोल्यूशन, जिनकी जड़, जिनका वंश सेम है ना, तो उनको एक ग्रुप में ला के डाल दो। बस इसी को अंग्रेजी में कहते हैं फाइलम या फाइला। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो फाइलम टर्म है ना, ये जो हम ब्रैकेट में बना, ये बास्केट में डाल रहे हैं इनको, इनकी कैटेगराइजेशन बना रहे हैं, ये जो बास्केट है इट इज वन ऑफ द 7 कैटेगरीज। वन ऑफ द 7 कैटेगरीज जो कि साइंस में यूज होते हैं। और आपको पता ना इस क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बॉटनी और जूलॉजी के अंदर एक वर्ड सुना हमने, टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग, कैटेगरी, कैटेगराइजेशन, है ना, डेट आर यूज टू क्लासीफाई एन ऑर्गेनिज्म। अब ये 7 कैटेगरी एक्चुअली कौन सी होती है आज जान जाओ, और यही होती है बस साइंस के अंदर, ठीक है। इसका ऑर्डर बता देता हूं मैं आपको, ये आपकी बहुत हेल्प कर देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं हुआ करोगे। नंबर 1, ऑर्डर में ही बता रहा हूं, सबसे ब्रॉडेस्ट होता है किंगडम। कहते हैं ना इसमें हम लोग एनिमल किंगडम, ये सबसे ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन होती है। दूसरा होता है फाइलम, तीसरा क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेनस, और लास्ट होता है स्पीशीज। किंगडम ब्रॉडेस्ट था, दिस इज मोस्ट स्पेसिफिक। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, GENUS है ये, ठीक है, और स्पीशीज। समझ में आया? कोई भी टर्म में कोई दिक्कत? ठीक है, सारे मरीन फाइला यहां पर इवॉल्व हुए थे, यानी कि मरीन फाइला मतलब क्या? जो भी, जिनका भी लिंक, इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक जिनकी लिंक थी किससे? पानी वाले जीव जंतुओं से, ठीक है, जो लिंक थे एक दूसरे से कि उन्होंने भी पानी में जन्म लिया, हमने भी पानी में जन्म लिया है। ऐसा एक कॉमन कैटेगराइजेशन में अगर आप सारे स्पीशीज को पटको तो मरीन ऑर्गेनिजम्स जिनका इवोल्यूशनरी रूट सेम है वो इस पीरियड में सारे के सारे इवॉल्व हुए। ठीक है, यहां तो बात समझ में आई? इस डिस्कशन में 200 फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।